सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और अब सूबाई सतह पर 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद हुकूमत की तश्कील बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हमने पंजाब में देखा जहां मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला का हल्फ भी उठा लिया और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने पहला खिताब भी किया। क्या कुछ असम्बली में हुआ ये आपके आज के प्रोग्राम में आपसे इस पर डिस्कस करेंगे। और फिर इसके साथ साथ सिंध में भी मुराद अली शाह एक बार फिर तीसरी मरतबा वज़ीर आला सिंध बन चुके हैं और अब वहाँ पर किस तरह से वो मामला को आगे चलाएँगे आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस सबसे बढ़कर आज जो हुआ वो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से अब बाकायदा तौर पर इजलास बुला लिया गया कौमी असम्बली का भी। और सदर ने जब ये समरी मुस्तरद की कौमी असम्बली के इजलास की, जो कि 21 दिन के अंदर वो इजलास बुलाने के पाबंद थे, तो उसके बाद फिर मुतल्लिका सेक्रेटरी की जानिब से ये नोटिफिकेशन किया गया कि 29 तारीख को ही इजलास होने जा रहा है। और फिर उसमें जो स्पीकर हैं, जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, वो फिर वहाँ पर हल्फ उठाएंगे और फिर मरकज़ में भी मामलात को आगे लेकर चला जाएगा। अब सदर मुमलिकत ने जब समरी मुस्तरद की तो आइन के मुताबिक चूँकि वो पाबंद थे, क्या उन्होंने अपने हल्फ से खिलाफ वर्जी की है और कानूनी तौर पर अब क्या उनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई भी हो सकती है, चूँकि आने वाले दिनों में सदर मुमलिकत की मुद्दत भी ख़त्म होने जा रही है और शायद ये आखिरी उनका एक बड़ा फ़ैसला था जाते जाते। लेकिन जो फ़ैसला उन्होंने किया वो भी बहरहाल मुतनाज़ हो गया और उनका मौक़िफ़ ये था कि पहले ऐवान को मुकम्मल कर लिया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो तमाम नशस्तें हैं, मखसूस नशस्तें, ख़वातीन की नशस्तें, पहले वो उनके हवाले कर दिए जाएँ, फिर वो असम्बली का इजलास बुलाएं। तो अब इस पर उनसे जो उनकी एक सियासी वाबस्तगी माजी में रही है उसके इल्ज़ामात भी लगे कि उन्होंने अपनी सियासी जमात के वर्कर के तौर पर ये कंडक्ट किया। फिर बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का मामला है, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अपने ओहदे तय कर लिए हैं। वज़ीर आला वहाँ पर पीपल्स पार्टी का आने जा रहा है और फिर उसके साथ साथ जो स्पीकर का ओहदा नून लीग को मिलेगा, गवर्नर नून लीग से होगा, डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से होगा। तो ये सारे मामलात हैं, ये सारे मौज़ूआत हैं जो कि आज के प्रोग्राम में जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों को आपसे तारुफ करवाते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से महमूद मौलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और नून लीग से अब्दुर्रहमान खेतरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है बलूचिस्तान की बड़ी अहम सियासी शख्सियत हैं, उनसे हम वहाँ के मामलात पर भी बात करेंगे। तो हसन मुर्तज़ा साहब, मरियम नवाज़ साहिबा ने आज जो पहला खिताब किया, ज़रा उसके जो चंद नुकात थे पहले वो मैं आपके गोश गुजार कर दूँ। मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि 60,000 रुपये से कम आमदन वाले उनकी नज़र में मुस्तहिक़ीन हैं। मुस्तहिक़ तलबा को वो तालीमी अखराजात, हुकूमत उनके तालीमी अखराजात बर्दाश्त करेगी। फिर रमज़ान पैकेज निगहबान के नाम से एक शुरू करने का ऐलान किया है जिसमें लोगों को सस्ती अशिया फराम करने की कोशिश की जाएगी। बिजली के बिलों में वो कह रही हैं फौरी रिलीफ देना मुश्किल काम है। उनके मंशूर में भी शामिल था कि बिजली में रिलीफ दिया जाएगा और आपके मंशूर में भी शामिल था कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। तो 300 से कम यूनिट वालों को वो कह रहे हैं कि सोलर पैनल देना मेरा ख्वाब है। अब इस पर अमल कब होता है देखना होगा। सरकारी हाउसिंग स्कीम भी जल्द ही लॉन्च करेंगे। हेल्थ कार्ड का दोबारा इजरा किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग दिया जाएगा। लाहौर में फ्री वाईफाई मनसूबा शुरू करने का ऐलान है। फिर थाना कल्चर बेहतर बनाने का ऐलान है। मॉडल विमेन पुलिस स्टेशन बनाएंगे और ज़राअत में ज़्यादा तवज्जो छोटे किसानों पर होगी। तो ये तमाम ऐलानात तो हसन मुर्तज़ा साहब हो गए। अब इस पर अमल दरामद कितना बड़ा चैलेंज है और अगर होता है तो कितना बेहतर होगा और नहीं हो पाता तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी? बहुत शुक्रिया जी। मरियम बीबी का जो पहला खिताब था वो बेहतर था, अच्छा था और पीपल्स पार्टी के वो मंशूर के करीब तर था। और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने बिजली में कमी ना करना या 300 यूनिट वाली जो बात उन्होंने की कि अभी मुमकिन नहीं है, ऐसी चीज़ों को मुमकिन बनाने से ही कोई रिलीफ मिलेगा। बिजली इतनी महंगी हो गई है कि हमारी सोच से ज़्यादा है और एक आम आदमी के लिए जिसकी कुल आमदनी 1000 रुपया यौमिया है और वो भी कभी दिहाड़ी लगे कभी ना लगे, उसके घर का अगर बिल ही 5, 7, 10 हज़ार रुपया आ जाए तो मेरे ख्याल में उसके लिए वो देना मुमकिन नहीं है। तो ये रिलीफ ही जो है ये बेसिक रिलीफ है। बाकी चीज़ें तो बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी में शामिल हैं। अगर आज तक नहीं होती रही तो वो हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं होती रही। तालीम के लिए जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने सेहत के हवाले से कहा, एक छोटे काश्तकार के लिए जो उन्होंने कहा है, तो ये छोटा काश्तकार किसको समझते हैं? आज पंजाब में चंद एक घरानों से अलावा मुझे बताएं बड़ा काश्तकार है कौन? सारे जो हैं वो
2-4 मुरब्बे के मालिक हैं। और जब सरकार को गंदम की जरूरत होती है तो लोगों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके घरों से गंदम निकाल के ले आते हैं। और जब काश्तकार को फर्टिलाइजर चाहिए होता है तो उस वक्त हुकूमत के बस में कुछ नहीं होता। उस टाइम वो सरमायादार की तिजोरियां भर रही होती हैं, ब्लैक में खाद मिल रही होती। ये चाहे कोई बड़ा जिम्मेदार हो चाहे कोई छोटा जिम्मेदार हो, ये प्रॉब्लम तो उन सारों के साथ है और ये नहीं होनी चाहिए। इसका उन्हें चाहिए था ऐलान करती, उन्हें चाहिए था कि आज ऐलान करती कि जो मिल 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करेगी उसके मालिक के ऊपर FIR होगी। वो चेक बाउंस जैसे उसका FIR होती है, CPR की भी बाउंस होने की ऐसे ही जो है वो FIR होगी। ये सारी चीजें, फिर कटौती के मामलात हैं। फिर जो काश्तकार को आज ट्रैक्टर लेने जाए, कोई काश्तकार 35-40 लाख रुपए का ट्रैक्टर मिलता है। ये सब्सिडाइज होना चाहिए। हमारी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, वो इसके लिए कोई ऐलान करती कि मैं काश्तकारों को रिलीफ दूंगी। पानी हमारे लिए इतना महंगा है और सोलर पैनल आम आदमी के बस की बात ही नहीं है लगवाना। वो इस पे कोई टैक्स ड्यूटी की माफी की बात करती कि हुकूमत उसमें रिलीफ देगी। बाकी ठीक है, उन्होंने कहा है कि इन चीजों को हसन साहब, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि ये ऐलानात तो होगा लेकिन इसका कहीं कोई ऐसा इस वक्त लाइन ऑफ एक्शन, कोई प्लान, कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। हुमायूं मोहम्मद साहब भी में ज्वाइन कर चुके हैं। जी हसन साहब, इसका मतलब कोई प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटेजी आपको नजर नहीं आ रही, बस ये ऐलानात अभी कर दिए, अब देखना होगा इसमें से किस पर अमल होता है किस पर नहीं होता। देखिए, ये कहना तो कबल अज़ वक्त होगा कि किन किन चीजों पे अमल होगा और किन चीजों पे अमल नहीं होगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि ये चांस आखिरी है। अगर इस दफा कोई चीज मिस हुई तो आने वाला वक्त कभी माफ नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत को कि इन सारी चीजों को एड्रेस करे, इन मामलात को एड्रेस करे। और ये जिम्मेदारी भी PMLN या पीपल्स पार्टी की है। ये अगर ये समझे कि कोई और करेगा तो वो किसी ने भी नहीं करनी, और उसका क्रेडिट करने का या ना करने का जो लॉस होगा वो इन जमातों को ही होगा। बाकी लोग कौम के सामने इस चीज के जवाब दे नहीं है। ठीक है, उनकी तो शख्सियत को वोट पड़ता है, इनको काम करके दिखाना पड़ेगा, गवर्नेंस बेहतर करके इनको चलना पड़ेगा, तभी ये कोई क्रेडिट ले सकेंगे। ठीक है। अब महमूद मौलवी साहब, आज जब ये असम्बली का इजलास हुआ पंजाब की और वहाँ पर राना आफ्ताब साहब जो कि कैंडिडेट थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, जिनको कोई वोट नहीं मिला, चूँकि वहाँ माहौल ऐसा पैदा हो गया था, वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करना चाह रहे थे, वो अपना मौक़िफ़ सामने रखना चाहते थे, लेकिन मलिक अहमद साहब ने जो कि स्पीकर हैं अभी नए, और उन्होंने मौका ही नहीं दिया बात करने का। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस, बर्दाश्त और थोड़ा सा दूसरे फरीक के मौक़िफ़ को भी सुनना, और आज बेहतर आगाज़ भी हो सकता था। हमने सिंध असम्बली में भी देखा कि वहाँ पर तो सबको बोलने की इजाज़त दी गई, अपोजिशन जमातों ने भी वहाँ पर अपनी गुफ्तगू की, लेकिन पंजाब असम्बली का माहौल हमें थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आया। तो आगे तो फिर इस तरह मुश्किलात बढ़ती रहेंगी हुकूमत के लिए भी। नहीं, मेरे ख्याल से भी मैं आपसे एग्री करूँगा कि थोड़ा सा सब्र तहम्मुल को सबको लेके चलना पड़ेगा। एक तो ये देखें, ये अगर वो उनको कुछ कहने देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये जो है उन्होंने एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, PTI ने अच्छा किया कि बाहर जाके उन्होंने एहतजाज किया। तो उसमें ये है कि इनको ओथ लेने में और जो स्पीच देने में कोई हिंड्रेंस नहीं था। तो देखें, आहिस्ते आहिस्ते मेरे ख्याल से सारी पार्टीज को मिलकर चलना पड़ेगा। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि देखें ये इम्प्लीमेंट होना पड़ेगा। इस वक्त हमारे पास कोई चारा नहीं है कि बिना इम्प्लीमेंट करे ये मुल्क को चलाया जाए। तो जो वो स्टेटमेंट्स देंगे ये इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पे अब मैं कहूँगा, वे यूटिलिटी की बात कर रहे थे, आज ही मैंने खुद देखे ना यूटिलिटी का ज़रा सर्वे कराया, तो यूटिलिटी की कीमतें जो हैं स्टोर की आम मार्केट से महंगी है। तो ये वो वाला काम ना करें कि जो कि सेल लगा के चीज़ों को महंगा करके फिर सेल लगा के आदमी सस्ता करे। उसकी वजह देखें, जितने आइटम्स जो मेन एसेंशियल आइटम्स हैं, मैं आपको बताऊं कि आज कराची में 125 रुपए किलो आटा बिक रहा है और यूटिलिटी में 135 रुपए किलो बिक रहा है। तो उस हिसाब से, और फिर सब्सिडी भी अगर हमें देना है तो मतलब हमें देने का मतलब है हम आवाम ही भर रहे हैं ना, टैक्सेस के मद में सब्सिडी भर रहे हैं। अगर वो सब्सिडी देने के बावजूद जो है आवाम को रिलीफ ना मिले तो फिर वो फायदा क्या वो सब्सिडी देने का। तो इस किस्म से ये हुकूमत देखें, अगर ये गलतियां दोबारा करेंगी
तो ये मेरे ख्याल से इस मुल्क के लिए भी बहुत नुकसानदेह होगा। पार्टीज के लिए नुकसानदेह तो होगा ही होगा, मगर मेरा इंटरेस्ट इस मुल्क के लिए है, मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। ठीक है, तो और मैं यही कहूँगा महंगाई वाला जो पॉइंट आपका, ये तो अब बिल्कुल आप समझे कि ये चैलेंज तो बिल्कुल सर पे ही खड़ा है हुकूमत के, चूंकि ये 15 रोज़ बाद रमज़ान का आगाज़ है और फिर इसमें सूबाई हुकूमतें किस तरह से महंगाई को काबू करेंगी। अब हुमायूं मोमन साहब, आज मरीम नवाज़ साहिबा ने अपना ओहदा तो संभाल लिया, इधर मुराद अली शाह साहब भी आ गए। अब ये जो मरकज़ की सूरत हाल है ये क्या होने जा रही है? चूँकि हमने देखा आरिफ अलवी साहब ने असम्बली को मुस्तरद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो 29 तारीख को इजलास तो होने जा रहा है, तो वो सिर्फ उन्होंने अपने ओहदे को और अपने आप को मुतनाज़ कर लिया, लेकिन ये कार्रवाई तो चलती रहेगी और 29 को अब मरकज़ में भी मामलात आगे की तरफ चले जाएंगे इजलास के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि जिस तरीके से मेरे लिहाज से तो इस वक्त एक भी जो असेंबली है, चाहे वो प्रोविंशियल है चाहे वो नेशनल है, वो इस वक्त कंप्लीट नहीं है। उसकी दो वजूहात हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो आर्टिकल 36 है, जिसमें वो आपके जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हक को और उनकी तादाद को वो महफूज करती है या प्रोटेक्ट करती है। फिर उसके बाद आर्टिकल 51 का सब क्लॉज 3, 4 और 5E, अगर आप ये कर लें तो उस लिहाज से इनमें से एक भी ऐसी असेंबली नहीं है जो एक्चुअली कंप्लीट हो। तो जब एक असेंबली कंप्लीट नहीं है तो उसका इम्पैक्ट आता है उसकी वोटिंग के ऊपर। तो ये फ्री और फेयर वोटिंग नहीं कहलाई जा सकती। तो जब फ्री एंड फेयर वोटिंग नहीं कहलाई जा सकती तो इसको होना नहीं चाहिए। ये लोग जिस आर्टिकल के तहत कर रहे हैं वो आर्टिकल 91 है। वो कहते हैं कि विद इन 21 डेज के लिहाज से आफ्टर दी इलेक्शन वो हो जाए। अब इलेक्शन दो किस्म के हुए पाकिस्तान में, एक 8 फरवरी को हुआ है और एक 9 फरवरी को हुआ है। 8 फरवरी का इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने कल दे दिया है और 9 फरवरी का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये सही है। 9 फरवरी के लिहाज से वो जो लोग हारे हुए थे उनको जिता दिया है। ये वो लोग थे जो साहब, ये जो आप लोग की 92 नशिस्तें आई हैं आज़ाद उम्मीदवारों की, तो ये भी तो 8 तारीख को जो लोग जीते थे उन्हीं के नोटिफिकेशन हुए ना, उनसे तो उन 92 सीटों में तो कहीं कोई ऐसा तनाज़ा सामने नहीं आया। वो 180 थे उसको कम करके 92 कर दिया, ये 170 थे उसको कम करके 92 कर दिया। वो दूसरी चीज़ थी। अच्छा, दूसरा ये है कि ये वो लोग हैं जो कि मैट्रिक एफएससी में मेरिट में एक स्कूल की हद तक दाखिल नहीं हो सकते थे और उसको करने के लिए उसके प्रिंसिपल को निकलवा दिया था। फिर उसके बाद ये मेडिकल कॉलेज में दाखिल होने के लिए सिफारिश करवाते थे। तो आज इन्होंने असेंबली में करने के लिए, और अगर मैं मरियम साहिबा के वो जो इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है कि हाथ जोड़ना कैसे करते हैं और बूट पॉलिश कैसे करते हैं, वो सब कुछ मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, अगर करना हो तो मैं वो कर सकती हूँ। तो उन्होंने करके दिखा भी दिया है कि कितने अच्छे तरीके से किया हुआ है। अच्छा, फिर जब ये आर्टिकल 91 की बात करते हैं कि विद इन 21 डेज हो जाना चाहिए, तो इनको याद नहीं था आर्टिकल 224(2) जिसमें वो कहता है कि विद इन 90 डेज में इलेक्शंस हो जाने चाहिए। क्या इनको याद नहीं था आर्टिकल 44, 48(5) कि जिसमें कहा था कि नॉट लेटर देन 90 डेज के अंदर आपको ये इलेक्शंस कराने होंगे? क्या इनको आर्टिकल 220 याद नहीं था उस वक्त? तो इनको कोई आर्टिकल याद नहीं थे। अभी आप बात कर रहे थे महंगाई की और उसकी। देखिए, मरियम साहिबा ने कहा लोग एयर एम्बुलेंस लेकर आएंगे। ये एयर एम्बुलेंस उस बंदे की वो है जिसको ये 4 साल तक बुजदार कह के करते थे। ये उसी का प्रोजेक्ट था जिसको ये आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन नाम अपना लगाना चाहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इन लोगों ने कहा है कि जी ये सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हेल्थ कार्ड किया था। मैं इनकी बता देता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 34 डिस्ट्रिक्ट्स में, फेडरल में और पंजाब में स्टार्ट किया था 2015 के आसपास 13-14-15 के आसपास किया था। और उसी टाइम पे केपी में जर्मन कंपनी के साथ पाकिस्तान तहरीक ठीक है। चलें, जो हुमायूं साहब महंगाई पर और जो अभी जो दीगर ऐलानात हैं उस पर जो आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर हम अभी मज़ीद भी आगे चलकर गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। ज़रा खेतरान साहब को भी, अब्दुर्रहमान खेतरान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा, ज़रा उनको भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। अब खेतरान साहब, ये इस वक्त महंगाई सर उठाए खड़ी है, आप लोग के लिए एक बड़ा चैलेंज है। पंजाब की हुकूमत तो आपको मिल गई, मरकज़ में भी आपके वज़ीर आज़म आने जा रहे हैं, लेकिन ये मरकज़ में अब ये सारी जमातों को लेकर कैसे आप साथ चलेंगे? पीपल्स पार्टी आपकी सपोर्ट में काबीना में शामिल नहीं है, सिर्फ हुकूमत बनाने तक है। उसके बाद MQM की डिमांड्स हैं, फिर दीगर जमातों की डिमांड्स हैं। आपको लग रहा है कि बेहतर परफॉर्म कर सकेगी शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हुकूमत? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो उन्हें फ्री हैंड दिया है कि आप अपनी मर्जी से हुकूमतें बनाएं, आप अपनी मर्जी से फैसले करें। हमारी जहाँ मशावरत की ज़रूरत होगी हम आपको मशवरा भी देंगे। हम इस मुल्क को इन बहरानों से निकालने में आपके साथ हैं। हमने तो किसी जगह पे भी उन्हें ये नहीं कहा,
हमारा कोलिशन जो है वो कोई अच्छा तजर्बा नहीं रहा, तो इसलिए हमने वो वजारतें नहीं ली। बाकी तो हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं और उनकी पूरी जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो हसन साहब, ये फिर वजारतें ना लेने की वजह क्या है, ताकि वो अब हुकूमत की जो भी कारकर्दगी है वो चाहे अच्छी है या बुरी है, वो फिर नून लीग के हिस्से में जाएगी, उनके जो दीगर इत्तेहादी हैं उनके हिस्से में जाएगी, जो काबीना में लोग शामिल होंगे, फिर उसका मलबा आपके ऊपर नहीं आएगा कि अगर ये हुकूमत चैलेंजेस में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाती तो कल को आप ये कैसे कहेंगे देखो जी हमारे पास वजारतें नहीं थी। ये पूरा का पूरा मलबा तो शहबाज शरीफ और उनकी काबीना का है। देखें, मलबे की बात नहीं है, गुजारिश ये है कि इस वक्त मुल्क जो है वो बिल्कुल एक बंद गली में हम गए हुए हैं सारे, या री इलेक्शन करवाए जाएं और फिर जो 50-60 अरब रुपए का खर्च है उस पे, फिर इसके अलावा अप्रैल में हमने IMF की तरफ जाना है, मार्च में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, सेनेट के इलेक्शंस हैं, ये सारी चीजें फिर डिले होती रहेंगी और जो मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। तो उसका बेहतर यही था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN का साथ देती, उनकी गवर्नमेंट बन जाती, क्योंकि जो इस टाइम नंबर 1 है पार्टी, वो हुकूमत बनाना नहीं चाहती। उनके अगर 170 भी होते ना डॉक्टर साहब, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, अगर उनके मेंबर 170 भी होते तो उन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनानी थी, क्योंकि हालात इतने मुश्किल हैं, फैसले इतने मुश्किल करने पड़ने हैं, और वो नहीं थे इस पोजीशन में कि वो गवर्नमेंट बनाते। तो उन्हें एक चीज मिल गई कि चलो जी हमारे साथ तो ज्यादती हो गई है, 9 मई को एक इलेक्शन हुआ है, हम भी इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात है, मैं खुद आ रहा हूँ और मैंने जितने वोट पिछली दफा लेके MPA बना था उससे ज्यादा लिए हैं और हार गया हूँ। तो ये तो नहीं कहा जा सकता जी कि हर जगह धांधली हुई है। और ठीक है, एक चीज है, इस सिस्टम को चलना चाहिए, अल्लाह करेगा बेहतर होगा, वो भी एक दिन अपनी कोशिशें जारी रखें, उन्हें भी चांस मिल सकता है। चलिए, हसन साहब कह रहे हैं कि निज़ाम को आगे बढ़ाया जाए, सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए। महमूद मौलवी साहब, इस सवाल पर ज़रा आप कमेंट कर दीजिएगा कि फिर ये कितनी मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत होगी जिस पर मुस्तकिल धांधली का इल्ज़ाम लगता रहेगा। कई सियासी जमातें ऐसी जो कि नंबर वाइज 100 से ज़्यादा हैं मरकज़ में, कौमी असम्बली में, तो वहाँ पर जब इतनी तगड़ी अपोजिशन होगी तो हुकूमत के लिए कितना चैलेंज होगा फिर परफॉर्म करना और इन इल्ज़ामात के साथ आगे बढ़ना। देखिए, मैं इसको पॉजिटिव देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि देखें ये हुकूमत परफॉर्म करेगी और इंशाअल्लाह मुल्क को इस बुरान से सब मिल के निकालेंगे। जहाँ तक आपने ऑपोजिशन की बात की तो बड़ी खुशाइन बात है कि तगड़ी ऑपोजिशन हो, मगर ऑपोजिशन जो है ना तनकीद बराए इस्लाह हो, तनकीद बराए तनकीद ना हो। बिल्कुल अच्छी ऑपोजिशन जो है ना कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं कहूँगा कि अगर वो ऑपोजिशन अच्छी करेंगे तो ये मुल्क बहुत आगे जाएगा। पीपल्स पार्टी ने भी अच्छी कुर्बानियाँ दी है कि ये कह के जी हम मिल के चलेंगे। उसकी वजह ये कि हम सबको मुल्क को इस बहरान से निकालना है, और ये मैं इसको पॉजिटिव देख रहा हूँ। और आप आने वाले वक्त में देखेंगे, ये मैं आज नोट करा रहा हूँ कि देखें, आप देख लें, जैसे मैंने 3 माह कबल कहा था कि आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट बनेंगे, तो मैं आज आपके इसके ऊपर कह रहा हूँ कि 3-4 माह ये हुकूमत जब चल पड़ेगी तो आप देखें दूसरी पार्टीज भी आके इसके अंदर हुकूमत का हिस्सा बनेगी। अच्छा। ये आपको मैं आज बता रहा हूँ। सिर्फ इस वक्त खौफ ये है कि ये नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? देखें, where there is a will there is a way, और नियत साफ है तो इंशाअल्लाह। महमूद साहब, ये दूसरी पार्टीज कौन सी हैं? चूंकि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल हो गई है वही इस वक्त बाहर है। जमात इस्लामी की तो ज़ाहिर है कोई ऐसी खास कोई उनको मैंडेट मिला नहीं है, उनके भी अपने क्लेम्स हैं। तो फिर किन जमातों की आप बात करें? बाकी सारी जमातें तो आपके साथ मौजूद ही हैं। देखिए, बाकी जमातें मौजूद हैं, मगर मैं आपको ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी भी देखिए हुकूमत का हिस्सा। देखिए, इस वक्त उन्होंने सपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से किया है और कहा है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम सपोर्ट करेंगे ताकि ये मुल्क चल सके, मुल्क के लिए मफाद में। मगर मेरा कहना यह है कि 3 से 4 माह के बाद 3 से 4 माह के बाद पीपल्स पार्टी भी इस हुकूमत का हिस्सा बनेगी। ये मैं आपको आज कह रहा हूँ। और जो है सुन्नी ठीक है, चले महमूद साहब, देखते हैं कि पीपल्स पार्टी हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी, बल्कि आगे चलकर अभी हसन मुर्तज़ा साहब के सामने ये सवाल भी रखेंगे। लेकिन हुमायूं मोमन साहब, ये आप लोगों का जो क्लेम है 170 सीटें 180 सीटें और जो एक्चुअल नंबर 92 का है, ये तो कोई 80-85 सीटों का जो फ़र्क है, इसमें से कितनी सीटों को आपने अभी तक चैलेंज किया है? कितने पिटीशंस आपने दायर किए हैं? चूँकि क्लेम आप 80-85 सीट्स का कर रहे हैं और अभी तक जो अमली तौर पर आप लोगों ने चैलेंज किया रिजल्ट को वो सिर्फ 22 या 23 के करीब किया है, तो ये तो एक बड़ा फ़र्क है।
देखिए मुझे नहीं मालूम कि कितनों को चैलेंज किया या नहीं किया, लेकिन मुझे इतना मालूम ज्यादातर लोगों ने चैलेंज किया है या कर रहे हैं, या उसमें मेरे ख्याल में इन ग्रुप किया हुआ है, हो सकता है इसलिए से हो। अब उसका वो वही बताएंगे। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि देखिए इलेक्शन की वैलिडिटी तब होती है जब फॉर्म 45 के तहत होता है। अब फॉर्म 45 में जैसे डिप्टी स्पीकर जो पंजाब के हैं उनको कहा गया है कि जो उनके भालपुर से जो वो जा जीते उनके जो कॉम्पिटिटर थे वो कहते हैं कि आज अगर फॉर्म 45 के तहत कर ले तो फिर पता चल जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ देना, अभी हम आगे साथ साथ देख रहे हैं कि क्या होता है, ये तो चल रहा है। देखिए इस तरह है कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि इलेक्शन मेरी रेड लाइन है, ठीक है। अब आप देख ले उस शख्स की जो सबसे बड़े सूबे का जो चीफ मिनिस्टर बना है वो कहता है करप्शन मेरी रेड लाइन है। रेड लाइन का मतलब ये होता है, जब हम कहते हैं आर्मी मेरी रेड लाइन है, इसका मतलब होता है मैं आर्मी के ऊपर कोई आंच आने नहीं दूंगा, उसको प्रोटेक्ट करूंगी। तो मरियम साहिबा कहती है करप्शन मेरी रेड लाइन है, इसका मतलब है ये करप्शन को प्रोटेक्ट करेंगी, ये करप्शन को हटाएंगी नहीं। नंबर 2, मैं इनसे जरूर उम्मीद करता हूँ कि जब ये सोलर पैनल्स के लिहाज से या लोगों को फ्री देंगी तो आई होप कि ये इनके भाई या इनके जो कजन्स हैं उनकी कंपनीज को ना टेंडर दे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात। ठीक है, अब ये ट्रांसपेरेंसी का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। इसी नुक्ते से गुफ्तगू को हम बढ़ाएंगे आगे। हुमायूं मोहम्मद साहब, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हुमायूं मोहम्मद साहब से और फिर दीगर गेस्ट से इसी नुक्ते से मुतालिक मजीद भी आगे गुफ्तगू करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब, ये ब्रेक से पहले आप जिस करप्शन की बात कर रहे थे, ये के फिगर्स तो हमने देखे कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर आया तो उसमें भी कोई ख़ास कम नहीं हुए। उसके बाद PDM की हुकूमत आई, उसमें भी हमने देखा कि वो जो एक करप्शन का इंडेक्स होता है उसमें माइनर सा ये कोई फ़र्क पड़ा है। तो अभी तक कोई हुकूमत भी इस मामले में तो पाकिस्तान में कोई बेहतर नहीं परफॉर्म कर सकी, कोई भी सूबाई हुकूमत। तो ये अब चैलेंज ये होगा इस हुकूमत के लिए भी मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में, और ज़ाहिर है कि वो पहली खातून वज़ीर आला हैं, तो हो सकता है कि बेहतर काम करें। आप उम्मीद अच्छी लगाएं, गुमान अच्छा रखें, तो शायद आगे आने वाले दिनों में पंजाब में हमें बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिले। देखिए इस तरह होता है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। असल चीज़ होती है पॉलिटिकल मेरिट। अगर पॉलिटिकल मेरिट ना होना तो फिर आपके जो डिसीजन मेकिंग होती है वो मेरिट पर नहीं होती है। आप जो मर्जी कर लें, और यही वाहिद वजह है पाकिस्तान हमेशा पिछले साल से नीचे जाता जा रहा है। क्योंकि अगर आप देख लें 1970s ऑनवर्ड्स, थ्रू आउट 1970s इंक्लूडिंग और उससे पहले भी इंक्लूडिंग, हमेशा पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग होती रही है, जिसकी वजह से मेरिट को हटा के जो नॉन मेरिट होते थे उसको आगे ले आते थे, तो वो मुसलसल नीचे जाती जा रही है। इस चीज़ को ख़त्म होना ज़रूरी है। नंबर 2, जब बात करते हैं जो यूटिलिटी की चीज़ों की कीमत कम होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मरियम नवाज की जो अपनी फैक्ट्रियां हैं, ख़ासतौर पे जो शुगर मिल्स इनकी हैं, रमज़ान शुगर मिल वगैरह, उनसे ये जो अपना प्रॉफिट मार्जिन ख़त्म करेंगी। और ये चूँकि आवाम के पैसों का बना हुआ था, इसके वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट तो 50 रुपए या 40 रुपए पे आके इसको बेचा करेंगे। नंबर 2, आपने बिल्कुल सही कहा था कि क्या ये जो काश्तकार है जिससे ये गन्ना खरीदते हैं, क्या उनको ये मैनिपुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती है। इनका जैसे इनका ऑलरेडी ये उसमें जो इनकी कंपनीज हैं बाहर की जो हैं, उनमें ये ट्रस्टी हैं और उनमें ये सारी चीज़ें वो मतलब उसको देखती भी हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है। ये सारी चीज़ें देखनी कि वाकई पैसा। अब और दूसरा ये है कि इनको अभी बताना पड़ेगा कि इनकी जो सारी इनकम्स आती होती थी वो किस तरीके से आती थी, कहाँ से आती थी, ये सारी चीज़ें होंगी, सवाल उठेंगे, और उसके लिए इनको तैयार होना चाहिए। और बाकी कोशिश करें कि करप्शन को रेड लाइन ना बनाएं, करप्शन के खिलाफ रेड लाइन बनाएं। बिल्कुल हुमायूं साहब, पॉइंट आपका आ गया। अब इस पर ये करप्शन को रेड लाइन जो कहा है उसकी एक आपने अपनी डेफिनेशन बताई। अब दीगर जमातें इससे मुतालिक क्या सोच रही हैं, इस पर हम हसन मुर्तज़ा साहब, महमूद मौलवी साहब से भी पॉइंट लेंगे उनका। लेकिन अब्दुर्रहमान खेतरान साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं। खेतरान साहब, ये अब बलूचिस्तान में जो सूरत हाल बनने जा रही है, पीपल्स पार्टी का वहाँ वज़ीर आला होगा, गवर्नरशिप वहाँ मुस्लिम लीग नून को मिलने जा रही है, तो बलूचिस्तान के इस कोलिशन गवर्नमेंट में कुछ हालात आप बदलते देख रहे हैं, वहाँ पर कुछ बेहतरी की उम्मीद तवक्को हम लगाएं इस हुकूमत से? खेतरान साहब। हाँ, जैसा कि आपने फरमाया, पीछे हमारे दोस्त हसन मुर्तज़ा साहब और मौलवी साहब और दूसरे, मैं नहीं सुन सका उनको, लेकिन थोड़े थोड़े पॉइंट ये है।
बात यह है कि एक सिस्टम को चलना चाहिए, और शुरू दिन से मियां नवाज शरीफ जब से तशरीफ लाए हैं उन्होंने कहा कि हम सिस्टम चलाना चाहते हैं सबको साथ लेके, हमारी जाती दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। सियासी तौर पे जब हम इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं, एक जमात दूसरे की खामियां निकालती है, दूसरी जमात दूसरे की खामियां निकालती है, इसी से वो एक सियासी अमल होता है। अब रह गया ये कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, इसको तरक्की की राह पे गामजन करना है। और जैसे ये अभी फरमा रहे थे कि करप्शन को रेड लाइन नहीं बल्कि उसको अमली तौर पे हमने ख़त्म करना है, तो इसके लिए तमाम जमातों का मुतहद होना, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन हो गए, अच्छे हैं बुरे हैं इस चीज़ में आप जाएं नहीं। एक जमहूरी सिस्टम शुरू हो गया है, वज़ीर आला पंजाब हमारी बहन बन गई, इसी तरीके से सिंध में मुराद अली साहब मेरे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, वो बन गए, सीजन्ड हैं और उनको सारी चीज़ों का तजर्बा है। इसी तरीके से केपी में खेतरान साहब आप ये कह रहे हैं इलेक्शन अच्छे हों या बुरे हों उसमें हम नहीं जाएं, तो फिर जो खामियां रह गई या जहां कहीं किसी की हक़तलफ़ी हुई या कोई गफलत पाई गई किसी भी इदारे की, तो वो उसको फिर बिल्कुल ही छोड़ दें, उसकी तरफ देखें ही नहीं, बस वो आगे बढ़ें, निज़ाम को आगे लेकर। जी मैं यही अर्ज करने लगा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि खामियां तो किस चीज़ में नहीं है, हर जगह खामियां होती हैं, किसी घर के सिस्टम में भी खामियां होती हैं, निज़ाम में भी खामियां होती हैं, लेकिन खामियों को एक तरीक़ेकार के तहत ख़त्म किया जाना है। अब बात यह है कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि बात यह है चेहरों की है कि मैं अगर मुंतखब नहीं हुआ हूँ, आप मुंतखब हो गए, तो मुझे इनहेल करना चाहिए, इसको हजम करना चाहिए और फिर खामियों की निशानदेही करनी चाहिए कि ये खामियां हैं, मिलके करते हैं। अब हम ये धांधली और 170 सीट और 80 सीट और 100 सीट और 92 सीट में फंसे रहे तो निजाम खराब, इसी से मजीद खराबियां पैदा होती हैं। अब आपने फरमाया कि बलूचिस्तान, खेतरान साहब अगर किसी के पास अपनी जीत का सबूत है और उससे आगे बाकी जमातों के पास भी उसी की जीत का सबूत है, तो फिर उस केस को लेकर हम क्या करें? फिर उसको छोड़ दें कि नहीं जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया बस वही सही है? नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा। देखें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गया, हमारी अदलिया है, अच्छे मतलब सीजन जज बैठे हैं, आपका उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट पड़ा हुआ है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का जज तो इलेक्शन नहीं लड़ता है, हाई कोर्ट का जज तो नहीं लड़ता है, या वो किसी का सबॉर्डिनेट तो नहीं है, आजाद अदलिया है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई अगर जीता हुआ है वो उसको हराया गया तो वो आगे किसी अदालत में उसको कोई नहीं जाने देगा, ट्रिब्यूनल में कोई नहीं जाने देगा, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या इस तरीके से वो चीज। देखें, अगर मिसाल के तौर पर धांधली हुई तो केपी में स्वीप किया पीटीआई ने, अच्छा कौमी असम्बली में आपकी 93 सीट्स आ गई। अगर कोई धांधली करता है फिर तो दूसरे को जीरो करके कि जी मैंने तो किसी को तस्लीम ही नहीं करना है, बस ये चीज। देखिए, ये ब्लेम गेम खत्म होनी चाहिए। बात यह है कि एक सिस्टम आ गया है, जमहूरियत का सिस्टम है, लूली है, लंगड़ी है, बेकार है, अच्छी है, एक सिस्टम आ गया है। अब बलूचिस्तान का है, हमने मिल बैठ के पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने, अददी अक्सरियत है, हमें 18 पीपल पार्टी के पास है, 17 हमारे पास हैं, 35 हमें चाहिए, 33 हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। उसका एक फार्मूला तय हुआ है कि जी गवर्नर मुस्लिम लीग नून से होगा, स्पीकर मुस्लिम लीग नून से होगा और चीफ मिनिस्टर और डिप्टी स्पीकर पीपल पार्टी के होंगे। लेकिन हमारी कमेटी बन गई है, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि हमने तमाम जमातों को दावत दी है कि आए, मिल बैठ के इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए हम इस सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। हमने किसी को भी इनकार नहीं किया कि हम आपके साथ डायलॉग नहीं करेंगे। ठीक है, चलें अब आप बलूचिस्तान में भी मामलात को आगे सबको साथ लेकर जी कि मिल बैठ के एक खूबसूरत गुलदस्ते की सूरत में आगे बढ़ें और इस मुल्क का, इसकी मुल्क की तरक्की के हवाले से, बेरोजगार, अब महंगाई का बिल्कुल आप सही फरमा रहे थे, तो सही फरमा रहे थे, महंगाई है, महंगाई को खत्म करने के लिए भी कोई तरीकाकार तय होगा। और वो अगर एक चीज मेरी अकल में नहीं आती है तो आपकी अकल में आती है, आप मेरे साथ सपोर्ट करें। हम खुदा न खासा पीटीआई या किसी और जमात के साथ हमारी जाती दुश्मनी, इमरान खान के साथ मियां नवाज शरीफ की कोई जाती दुश्मनी नहीं है।
ठीक है, वो बिल्कुल सही। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार थे तो उन्होंने ज्यादतियां की, बीबी मरियम को जेल में डाला। ठीक है, चलिए खेतरान साहब, पॉइंट आपका आ गया। जरा मैं चाह रहा हूँ कि हसन मुर्तज़ा साहब और महमूद मौलवी साहब भी इस पर कमेंट कर दें कि हसन मुर्तज़ा साहब, अगर निज़ाम ने चलना है तो ये ज़रूरी है उसके लिए कि खामियों को नज़रअंदाज किया जाए और उनसे नज़रें चुरा कर ही आगे बढ़ा जाए, या उन खामियों को पॉइंट आउट करके उनको हल करके एक बार मंतकी अंजाम तक पहुँचा के और फिर एक निज़ाम को बेहतर अंदाज से भी तो आगे बढ़ाया जा सकता है? जी यकीनन, हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए कि उन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना चाहिए। एक सिस्टम है वो चलता रहे, उसके साथ साथ हमारे पास सारे रेलेवेंट फोरम मौजूद हैं। हम धांधली का वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं और एक आला सतही कमीशन का भी मुतालबा किया जा सकता है कि इसकी इंक्वायरी जो है वो आला सतह की होनी चाहिए और जो जिम्मेदारान हैं उनको करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कहीं पे कुछ होता है तो उसका तदारुक नहीं होगा तो ये तो रिपीट होती रहेगी। छोड़ देना और फिर इस इलेक्शन कमीशन पे तो सब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए ना तो इंक्वायरी कोई जो है वो गैर जानिबदार हो सकती है और ना ही इनसे ये तवक्को की जा सकती है कि ये फ्री एंड फेयर करवा देंगे। मुमकिन ही नहीं है। इस पे यकीन चलें महमूद मौलवी साहब, एक आप भी इस पर अपना एक कमेंट कर दीजिएगा और इन चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, लेकिन सिस्टम चलना चाहिए। जो हुकूमत में शामिल जमात है वो खुद ये बात कर रही है कि ये इलेक्शन कमीशन पर उनको एतमाद नहीं है और उसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। महमूद साहब देखिए, एक चीज मैं कहूंगा कि बिल्कुल शफाफ जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, मगर मैं आज कह दूं कि मरियम नवाज वुड प्रूव टू बी मच बेटर देन उस्मान बुज़दार। ये वक्त बताएगा कि वो बेहतर है या उस्मान बुज़दार बेहतर है। और मैं ये कहूंगा कि मरियम नवाज जो है की कारकर्दगी उस्मान बुज़दार से तो बहुत बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब, अब्दुर्रहमान खेतरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और महमूद मौलवी साहब ये दावा कर रहे हैं कि मरियम नवाज़ की कारकर्दगी उस्मान बुज़दार से बेहतर होगी आने वाले वक्तों वाकई ऐसा होता है। यानी एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नई हुकूमत को जो माशी चैलेंजेस हैं उस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और नई हुकूमत जो कि अब से कुछ दिन बाद फॉर्म होगी उसके लिए बड़े मौशी चैलेंजेस हैं और IMF के पास उस हुकूमत को जाना है। उस वक्त पाकिस्तान की कोशिश ये है कि IMF के पास जब जाएं तो जो 6 अरब डॉलर्स के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है उसके वॉल्यूम को बढ़ाया जा सके और बिल्कुल बांग्लादेश की तर्ज पर वो प्रोग्राम हासिल किया जा सके। 7.8 अरब या फिर पूरे 8 अरब डॉलर्स का वो प्रोग्राम हो। इससे पहले जब जून 2023 में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात हुए और जो एक स्टैंड बाई अरेंजमेंट था उसको जब हतमी शक्ल दी गई थी तो उसमें भी पाकिस्तान ने फंड्स को बढ़ाने की बात की थी, लेकिन उस वक्त IMF ने पाकिस्तान की अपील को रिजेक्ट कर दिया था। चूंकि वो एक मुख्तसर मुद्दत का प्रोग्राम था तो उस वक्त IMF की जानिब से कहा गया था कि आने वाले दिनों में अगले प्रोग्राम में फिर हम इसको कंसीडर करेंगे। तो अब पाकिस्तान के लिए इस वक्त कितना ज़रूरी है कि बड़े से बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान IMF का हासिल करे ताकि जो माशी चैलेंजेस इस वक्त दरपेश है मुल्क को उनसे न सिर्फ निपटा जा सके बल्कि पाकिस्तान की मईशत को भी इस्तेहकाम दिया जा सके और जो अगले 6 से 8 महीने की पेमेंट्स हैं वो फिर बासानी पाकिस्तान कर सके। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खाका नजीब साहब माहिर माशियात हैं हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला है। जो पाकिस्तान का अगला IMF प्रोग्राम है जिसके लिए पाकिस्तान को अप्लाई करना है, इसमें कितने वॉल्यूम की पाकिस्तान को ज़रूरत होगी? कोशिश ये है कि 6 अरब डॉलर से बढ़कर ये प्रोग्राम मिले, वो 7.5 अरब डॉलर पर चला जाए या 8 अरब डॉलर पर भी चला जाए। अगर इतने ह्यूज वॉल्यूम का प्रोग्राम IMF की जानिब से अप्रूव होता है तो आने वाली हुकूमत के मौशी चैलेंजेस कुछ कम हो सकेंगे, कुछ मुश्किलात में कमी आ सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब देखिए, एक तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि IMF के प्रोग्राम के बगैर हमें जिस तरह के 25 अरब डॉलर इस साल चाहिए और लगभग यही रकम अगले 2 साल चाहिए, ये मुमकिन ना होगी कि हम जमा कर सकें। ये तो एक बात हुई। अरबाब देखिए, इसीलिए आपने ये जो सवाल रखा है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम डिज़ाइन है वो इन सब चीज़ों को डिटर्मिन करेगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपके आने वाले, हमने तो एक आपके सामने एक 25 अरब डॉलर रखे हैं जो इस साल हैं, अगले साल भी तकरीबन इतने हैं, पर क्या आप थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा करंट अकाउंट का खसारा बढ़ जाए। अगर करंट अकाउंट का खसारा थोड़ा बढ़ता है तो इसका मतलब है कि आपको 25 अरब नहीं 26 या 27 अरब डॉलर चाहिए होंगे, बिकॉज उसकी फाइनेंसिंग भी अरेंज करनी है। तो हो सकता है आपको IMF का प्रोग्राम जो है वो बड़ा चाहिए हो सकता है आपको बाकी फैसिलिटीज जो हैं उनको भी बढ़ाना पड़े। सो हियर्स द कैच, एंड द कैच इज कि पाकिस्तान को अपनी ये जो सारी नीड्स हैं
कितनी ग्रोथ करना चाहते हैं, ग्रोथ का फ्रेमवर्क मॉडल करना चाहिए, फिस्कल को कैसे रखेंगे, फिस्कल को कैसे संभालेंगे, अगर फिस्कल कम होगा तो हो सकता है करंट अकाउंट संभल जाए। फिर एक्सटर्नल और आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्या उनके साथ डेट रीप्रोफाइलिंग की, डेट रीस्ट्रक्चरिंग की, डेट पे मैच्योरिटीज को तब्दील करने की, कमर्शियल डेट लेने की क्या कोई बातचीत हो रही है, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। ये सब चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि IMF में जाने से पहले ना सिर्फ आप ये न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है इस पे डिपेंड करें, बल्कि आप डिपेंड करें उस प्रोग्राम पे जो एक होम ग्रोन टीम ने लिखा हो। दैट हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान इसीलिए IMF के प्रोग्राम्स करता है पर कंप्लीट नहीं करता। अरवा, मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखूं, ये IMF का प्रोग्राम नहीं है, सारा पाकिस्तान ये कहता है कि IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान ने जाना है। इट इज पाकिस्तान्स होम ग्रोन प्रोग्राम सपोर्टेड बाय एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ द IMF। जब आप इसको इस तरह सोचेंगे तो आप कहेंगे यार पहले प्लान तो लाइए फिर बैंक के पास जाएंगे। अब चूंकि आप प्लान लाए बगैर बैंक के 11 PhDs के पास चले जाते हैं और आप अपने साइड पे होमवर्क मॉनेटरी का, यानी कि जो स्टेट बैंक का है, यही फॉरेन एक्सचेंज का, करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैसे प्ले आउट करेगा, मैक्रो फिस्कल फ्रेमवर्क, जो तीसरा फ्रेमवर्क है जो आपकी ग्रोथ का, ग्रोथ कितनी होगी उस पर आपकी इंपोर्ट्स बहुत डिपेंडेंट हैं, फिर आपकी फिस्कल का कैसे आपने संभालना है। और पाकिस्तान का प्लान जो है इस साल 2 नई चीजों पे डिपेंडेंट है। एक यह है कि एनर्जी की जो पुरानी बातें हैं, अब देखिए ना, अभी ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, अब अरबाब वी शुड टॉक वेरी वेरी ऑनेस्टली, उसमें लिखा है कि 385 अरब रुपया पहले 6 माह में पावर सेक्टर जो है वो हमें नुकसान देगा, और ये IMF ने उसमें लिखा है और ये एक बेंचमार्क है। हमने कहा कि हमने 378 अरब का नुकसान किया है, सो वी आर ओके। दिस शुड नॉट बी द बेंचमार्क एनीमोर। द बेंचमार्क शुड बी अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगर ये इस प्रोग्राम का वॉल्यूम इस तरह बढ़ता है, ये 7.5-8 अरब डॉलर पर चले जाता है, तो ज़रा एक आम आदमी के समझने के लिए आप ये बताएं कि इससे क्या महंगाई ज़्यादा हो जाएगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी, क्या जो एनर्जी सेक्टर है उसका टैरिफ बढ़ जाएगा, क्या बिजली और गैस महंगी हो जाएगी, ये इससे होगा क्या? लॉन्ग टर्म में इससे पाकिस्तान की मुश्किल हल होने जा रही है या फिर शॉर्ट टर्म में इसका बोझ एक आम आदमी पर पड़ेगा? देखिए, अगर IMF आपको बड़ा प्रोग्राम, आप उसको अपने होम ग्रोन जो फ्रेमवर्क है उस पर बड़ा प्रोग्राम लेने में कामयाब होते हैं तो उसका थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। वो इस तरह होगा कि बाकी लोग भी ये समझेंगे कि इफ द बैंकर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, द डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, द फाइनेंशियल जायंट ऑफ द वर्ल्ड इज विलिंग टू गिव यू मोर मनी देन 6 बिलियन, और वो भी देखना पड़ेगा पाकिस्तान की उनके साथ कोटा कहाँ पे खड़ा हुआ है। ये बात जरूर कर सकते हैं पर कोटा भी देखना पड़ेगा। चलें, अगर बढ़ जाता है तो फिर दूसरे भी कहेंगे कि चलें, एक जो लीडिंग फाइनेंशियल डॉक्टर है वो ये कह रहा है तो हो सकता है आपको बाकी फंडिंग ज्यादा आसानी से मिल जाए। सो इट्स अ नेट पॉजिटिव। फिर एक क्लाइमेट रेजिलिएंट फैसिलिटी भी IMF ने नई बनाई है, उसमें से भी मेरा ख्याल है $1 बिलियन प्लस जो है उसके लिए पाकिस्तान को जाना चाहिए। पर फिर आप जाएंगे तो वो आपसे पता है क्या सवाल करेंगे, जो $10 अरब के जिनीवा के प्लेजेस थे आपने कितने पूरे करवाए? सो प्लीज उस पर भी होमवर्क कीजिए। अब सब चीजें आके अरबाब, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी मुमकिन है अगले 3 साल में, पर आके रुक गई है कि हमारी टीम का प्लान क्या है। एंड आई रियली होप कि इन सब चीजों पे वो काम कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, क्या ये क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी ये वही फैसिलिटी है जो कि बांग्लादेश ने भी अवेल की और फिर बड़े बेहतरीन तरीके से IMF प्रोग्राम को वो भी कैरी कर रहे हैं और उनकी इकॉनमी इस वक्त कहाँ जा चुकी है वो हम देख ही रहे हैं। ये वही फैसिलिटी है, उसी तर्ज के प्रोग्राम पर पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है? जी अरबाब, दुरुस्त है ये। आपको याद होगा $1.4 बिलियन में कोविड की फैसिलिटी भी आई थी, प्रोग्राम भी नहीं था तब। अभी जब उन्होंने इनसे ये फैसिलिटी की बात की, आई थिंक जून में शायद की थी, तो वो मौजू वक्त इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान एक्सटेंडेड फंड यानी कि लॉन्गर टर्म उसमें नहीं था। अब जब पहले ये EFF डिजाइन हो जाएगा उसके बाद उसके साथ साथ ये गुफ्तगू भी हो सकती है। अभी पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है अपनी क्लाइमेट असेसमेंट भी एक बेंचमार्क था वो भी की है। लेट्स सी कि वो जनवरी में शायद रिपोर्ट देनी थी IMF को, दे दी होगी। उसको भी देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, सो उसमें से चीजें निकाली जा सकती हैं। ये सब अब चीजें जो है बहुत मुमकिनात में आ गई हैं पाकिस्तान के लिए। एक 3 साल एटलीस्ट हुकूमत आ गई है, आपके पास 3 साल का प्रोग्राम है। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ होमवर्क वी आर एबल टू डू ऑन दिस।
और खान साहब, ये हुकूमत के लिए पब्लिक को ऑफ़र करने के लिए क्या होगा? आज हमने देखा जब मरीम नवाज़ ने ओथ लिया, उसके बाद उन्होंने फर्स्ट स्पीच की तो उन्होंने आते ही बोला कि बिजली की कीमत में फ़िलहाल रिलीफ देना पॉसिबल नहीं है, जबकि उससे पहले जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें गुफ्तगू कुछ और थी। इसी तरह अभी जब सेंटर में जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो शायद वो भी इसी तरह के ऐलानात करेंगे और बताएंगे लोगों को कि प्रैक्टिकली इस वक्त सिचुएशन कितनी मुश्किल है। तो लोगों के पास अगले 6 से 8 महीने या 1 साल में वो तैयारी रखें अपनी कि महंगाई में कोई कमी नहीं होने जा रही, फौरी तौर पर कोई रिलीफ उन्हें नहीं मिलने जा रहा। अरबाब, इस वक्त जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है उनके लिए सबसे बड़ा मसला कीमतों का बढ़ना है। एक तो बात यह है कि जो कीमतों का बढ़ने की शरह थी वो 38% थी कुछ माह पहले, इस वक्त तो 29% है। ये उनके लिए कोई कंफर्ट नहीं है कि मैं कह रहा हूँ पहले 38% से बढ़ रही थी अब 29 है। आई थिंक आने वाले दिनों में कीमतें बढ़ती रहेंगी पर कीमतों के बढ़ने की शरह जो है वो कम हो जाएगी। आई थिंक वील कम डाउन टू 25-22 लेवल बाय जून। लेट्स होप, डिपेंडिंग कि हम एनर्जी के प्राइस पास थ्रूज कैसे करते हैं। अगर और अभी भी मौजूद हैं, अभी गैस का पास थ्रू हुआ है 69% जो ऑन दी एवरेज बढ़ी है। अभी वो इन्फ्लेशन में इस माह जाके शो होगा बिकॉज अभी इन्फ्लेशन के मेजर में वो नहीं आया, ये भी याद रखिए। उसके बाद हम कमोडिटीज को कैसे मैनेज करते हैं ये बड़ा ज़रूरी होगा। फूड इन्फ्लेशन बहुत आई है पाकिस्तान में, वो सारी कमोडिटीज़ की शॉर्टफॉल की वजह से आई को जब हमारे फ्लड्स आए उसके बाद भी हम उस तरह से उसको मैनेज नहीं कर सके। फिर रुपए की कदर पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तेल की कीमत बहुत मैटर करेगी, ये सब चीज़ें एट इंटरप्ले हैं। पर देखें इन द लॉन्ग रन अगर इन सब ने जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स अब आ रही हैं अगर वो चाहते हैं कि इन द लॉन्ग रन जो इन्फ्लेशन है वो हमारी 5-7% पे आ जाए, लो सिंगल डिजिट्स में, तो सबसे बढ़ के पहला काम ये कीजिए पाकिस्तान के अगले 2 साल में पैदावारी सलाहियत बढ़ाइए। अगर आप वीट इंपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप राइस एक्सपोर्ट तो करते हैं बट अपने लिए भी वाफिर होगा, अगर आप बाकी फॉर एग्जांपल एडिबल ऑयल, फॉर एग्जांपल दालें, अगर आप इनकी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेंगे तो बहुत सी इन्फ्लेशन काबू पा जाएगी। अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे मैन्युफैक्चरिंग की तो आपको डॉलर ज्यादा आएंगे। सो ये सब चीजें मैटर करेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाका नजीब साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद के इन्फ्लेशन के हवाले से फौरी तौर पर तो कोई अच्छी खबर नहीं आएगी, शायद इसके बढ़ने की रफ्तार थोड़ी स्लो हो जाए लेकिन फ़िलहाल ये रुकने वाली नहीं है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।